ये है आई शैल सील द हेवंस नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट में देख लिया था कि पहाड़ के नीचे एक विशाल टोली नजर आती है। ये लोग फटे पुराने कपड़ों में लिपटे हुए थे, जैसे जंगली लोग। वो सब लंबा कद के थे, उनकी आंखों में कठोर क्रूरता थी और वो तेज रफ्तार से पहाड़ चढ़ते हुए मेंग हाओ की तरफ आ रहे थे। उनकी रफ्तार देखकर लगता था कि सिर्फ कुछ सांस के अंदर वो पीक तक पहुंच जाएंगे। मेंग हाओ का चेहरा पेल, शरीर कांपता और ये फ्लेयर अप पहले से कहीं ज्यादा कठोर था। उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपना हाथ भी उठाए। सिर्फ अपनी आंखों से वो उस विशाल टोली को देखता है जो उसकी तरफ बिजली की रफ्तार से आ रही थी। अब आगे जैसे ही वो सैवेज लोग दिखाई दिए, मेंग हाओ का मस्टिफ जोर से हाउल करता है। वो आगे कूदता है और एक तेज डेंजरस ब्लर बनके मेंग हाओ के आसपास गोल गोल घूमता है। खून इतना तेज बहने लगता है कि फोम बन जाता है और बारबेरियन लोग पहाड़ से गिर गिर के नीचे जाते हैं। उनके मरने से पीछे वाले बारबेरियंस डरते नहीं, बल्कि और ज्यादा पागल हो जाते हैं। वो जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं। मस्टिफ की गुस्सा भरी पावर आसमान तक फैल जाती है। वो मेंग हाओ के आसपास का एरिया प्रोटेक्ट करता है। जो भी एनिमी पास आता, उससे वो तुरंत अटैक करता है। वो क्लियरली किसी को भी मेंग हाओ को चोट नहीं लगने देता। मेंग हाओ का शरीर कांपता है, लेकिन वो अपनी आंखें खुली रखता है। वो मस्टिफ की लड़ाई की आवाजें सुन सकता है और लोगों का समुद्र जैसा झुंड देख सकता है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर सकता। समय बीतता जाता है और खून पहाड़ से बहकर नीचे गिरता है। मस्टिफ ने ऐसे फाइट किया कि मेंग हाओ के आसपास 30 मीटर तक कोई नहीं आ सकता। हजारों बारबेरियंस मर गए और उनके लाशों का एक ब्लडी पहाड़ बन गया। 1 दिन, 2 दिन, मस्टिफ ने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। बारबेरियंस रुकते ही नहीं, वो लगातार आते रहे। दूसरे दिन कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स भी बारबेरियन आर्मर पहनकर आते हैं। 5वें मैट्रिक्स के अंदर लड़ाई चलती रहती है। डॉग के हाउल्स और इंसानों की चीखने की आवाजें आसमान भर देती हैं। दूसरे दिन की रात को मास्टिफ ने 3 कोर फॉर्मेशन बारबेरियंस को मार डाला, पर खुद भी बहुत घायल हो गया। उसके बाद सब चुप हो जाता है। बारबेरियंस वापस चले जाते हैं। सब कुछ शांत हो जाता है। मेंग हाओ थोड़ा कंफ्यूज सा मस्टिफ को देखता है। उसका एक पैर टूटा हुआ होता है। वो बिल्कुल थक चुका होता है। 2 दिन से ना उसने रेस्ट किया, ना कोई मेडिसिनल पिल ली। हर फाइट उसने जान लगाकर लड़ी और उसकी वजह से कोई भी मेंग हाओ के 30 मीटर पास नहीं आया। वो इतना थक गया है कि मेंग हाओ के पास लेट जाता है, जोर जोर से सांस लेता है और उसका हाथ चाटता है, जैसे चाहता हो कि मेंग हाओ उसके सिर को प्यार से थपथपाए। पहाड़ के टॉप पर सिर्फ 2 ही चीजें दिख रही हैं, एक डॉग और एक आदमी। एक हिल नहीं सकता, दूसरा जमीन पर पड़ा है, लाइफ टाइम के लिए गार्ड करने को तैयार। मेंग हाओ मास्टिफ को देखता है और उसके दिल के अंदर एक अजीब सी गर्माहट उठती है जो उसने कभी महसूस नहीं की। ये क्रीचर सिर्फ एक ब्लड डिविनिटी पपी है जिसके पास ज्यादा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, लेकिन वो कभी मेंग हाओ को छोड़ता नहीं। इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी वो लड़ता रहता है, सिर्फ उसकी रक्षा के लिए। पर उसकी चोटों और थकान को देखकर लगता है अगर ये ऐसे लड़ता रहा तो एक दिन मर जाएगा। फिर भी वो मेंग हाओ के पास रुकता है, प्रोटेक्ट करने के लिए। सुबह होती है और नीचे से फिर से बारबेरियंस की चिल्लाहट और कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स का छी हवा में भर जाता है। शांति टूट जाती है। मस्टिफ मेंग हाओ को देखता है, उसका हाथ चाटता है और फिर एक जोर का हाउल करके लड़ाई में दोबारा घुस जाता है। मेंग हाओ हिल नहीं सकता। वो सिर्फ मास्टिफ को फाइट करते देख सकता है। अपना सिर तक वो घुमा नहीं सकता। सिर्फ सामने का आधा दुनिया ही उससे दिख रहा होता है। पूरा दिन उसके कान सिर्फ बार्किंग और लोगों की चीखने की आवाजें सुनते हैं। उसे नहीं पता लड़ाई कितनी बुरी चल रही है, पर उसे महसूस होता है कि कोई भी 30 मीटर के अंदर नहीं आ सका। रात को फिर सब चुप हो जाता है। अगर बत्ती जलने जितना समय बीतता है, तब मस्टिफ वापस आता है। वो मेंग हाओ के पास गिर जाता है, चल नहीं पाता। उसका पीठ टूटा हुआ होता है, एक और पैर भी टूट चुका होता है और उसके तेज दांत भी टूट गए होते हैं। उसका छी बहुत कमजोर है, पूरा शरीर खून से भीगा हुआ है। वो मेंग हाओ का हाथ चाटता है, धीरे से रोने की आवाज निकालता है, जैसे दिन भर की बात उससे कह रहा हो। उसके दिल में मेंग हाओ उसका फैमिली है। दोनों ने साथ लड़ाई लड़ी, साथ बड़े हुए। मेंग हाओ ने हमेशा उसे मेडिसिनल पिल्स दी और हमेशा प्यार भरी नजर से देखा। इस सब ने मस्टिफ को सिखा दिया कि वो मेंग हाओ पर भरोसा कर सकता है और उसके लिए जान दे सकता है। चौथा दिन आता है, नीचे से फिर से चिल्लाहट सुनाई देती है। मेंग हाओ का शरीर कांपने लगता है। वो मस्टिफ का दुखी हाउल सुनता है। वो खड़ा होने की कोशिश करता है, पर नहीं हो पाता। पॉइजन के फ्लेयर अप की वजह से वो बहुत तेज दर्द में होता है।
पसीना उसके शरीर से बह रहा होता है और वो सिर्फ स्टोन स्टीले के मैजिकल सिंबल्स को घूर सकता है। उस दिन भी कोई 30 मीटर के अंदर नहीं आता। पर रात को मस्टिफ 1 घंटे में रात रात रेंगता हुआ मेंग हाओ के पास आता है। उसका पूरा रास्ता खून से लाल हो चुका होता है। उसके दांत टूटे हुए होते हैं, पीठ दब चुकी होती है। वो उसके पास गिरता है, हाथ चाटता है, धीरे से रोने की आवाज करता है। मेंग हाओ की आंखें लाल हो जाती हैं। वो मस्टिफ को देख नहीं सकता, लेकिन उसका कमजोर छी महसूस कर सकता है। उसे लगता है अगर मस्टिफ न होता तो वो पहले ही दिन मर गया होता। लेकिन उसकी जिंदगी का ये प्राइस है। मस्टिफ हर दिन कमजोर होता जा रहा है। जल्दी वो दिन आएगा जब वो वापस मेंग हाओ के पास भी नहीं आ पाएगा। मेंग हाओ आंखें खोल के रखता है, स्टोन स्टेले के सिंबल्स को समझने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं समझ आता। सिंबल्स ऐसे लगते हैं जैसे उससे कोई लेना देना ही नहीं, जैसे वो एक आउटसाइडर हो। फिर 5वां दिन आता है। इस दिन मेंग हाओ को जो चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक होती हैं। अब लोग 30 मीटर के अंदर तक आ जाते हैं, पर वो पहुंच नहीं पाते। मस्टिफ उन्हें फाड़ डालता है। खून मेंग हाओ के शरीर पर गिरता है और वो मास्टिफ के दर्द भरे हाउल सुनता है। उस रात मास्टिफ को वापस आने में 4 घंटे लगते हैं। वो मेंग हाओ को छूता नहीं, सिर्फ पास लेट जाता है। उसके मुंह से खून बह रहा होता है। उसका लाइफ फोर्स बहुत कमजोर हो गया होता है। सिर्फ उसका जिद्दी दिल ही उसे जिंदा रखता है। मेंग हाओ मुश्किल से मुंह खोल पाता है। उसका शरीर दर्द में कांप रहा होता है, पर वो जोर लगाकर कहता है, मस्टिफ जा, निकल जा यहां से, सुन रहा है, जा। वो मास्टिफ को देख नहीं पाता, सिर्फ काला आसमान दिखाई देता है। मास्टिफ अपना सिर उठाता है, मेंग हाओ को देखता है और ग्लोइंग डोर की तरफ नजर डालता है, जैसे उसने बात समझ ली हो। फिर वो एक छोटी सी येल्प करता है। मेंग हाओ जोर लगाकर फिर कहता है, मैं कह रहा हूं जा यहां से। मस्टिफ का शरीर कांपता है। उसकी आंखों में दुखी आंसू भर जाते हैं। वो खड़ा होने की कोशिश करता है। मेंग हाओ के पास आता है, उसका चेहरा चाटता है और फिर वो कहीं नहीं जाता। वो मेंग हाओ के पास ही लेट जाता है। मेंग हाओ का दिल दर्द से भर जाता है। उसकी आंखों में लाल नसें फैल जाती हैं। वो स्टोन स्टेले को घूरता है और अचानक वो धुंधला सा दिखने लगता है, जैसे कुछ समझ आ रहा हो, पर वो पकड़ नहीं पाता। 6ठा दिन सुबह नीचे से बारबेरियंस का रोर सुनाई देता है। मस्टिफ मुश्किल से उठता है, एक आखिरी बार मेंग हाओ को देखता है और लड़ाई में घुस जाता है। जब वो जाता है, मेंग हाओ अपना हाथ धीरे से उठाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसकी आंखों में रेजरेक्शन लिलीज की रोशनी चमकती है। वो धीरे से अपना हाथ मुट्ठी में बंद करता है और खड़ा हो जाता है। वो आसमान की तरफ देखता है और 6 दिन से दबा हुआ एक जोर का रोर निकालता है। उसकी आंखों से किलिंग इंटेंट की लहर निकल जाती है। वो आसमान में उड़ता है। जैसे ही वो उड़ता है, उसकी नजर एक बड़े आदमी पर पड़ती है, जो एक बड़ा क्लब उठाकर मास्टिफ पर गिराने वाला होता है। अब मास्टिफ का शरीर पहचानना मुश्किल होता है। मेंग हाओ का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो अपना हाथ उठाता है और लाइटनिंग की एक मिस्ट निकालता है, जो उस बड़े आदमी की तरफ शूट करती है। जब वो उस तक पहुंचती है, एक तेज धमाका होता है। वो बड़ा आदमी, जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर होता है, पीछे उछल जाता है। आसपास के और बारबेरियंस भी पीछे हट जाते हैं। मेंग हाओ आगे चलता है और मस्टिफ के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं। वो अपना हाथ फिर उठाता है। एकदम से हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइंग सोर्ड्स हवा में घूमने लगते हैं। उनमें से 2 वुडन सोर्ड्स भी होते हैं। ये सोर्ड्स उसके आसपास घूमते हैं। एक सोर्ड रेन बनाते हैं, फिर एक बड़ा व्हर्लपूल बन जाता है। मेंग हाओ जोर से चिल्लाता है और फ्लाइंग सोर्ड्स एकदम से फट जाते हैं। उनके टुकड़े चारों तरफ उड़ जाते हैं और आसपास के बारबेरियंस चीखते हुए कट कट के मर जाते हैं। अचानक पहाड़ के नीचे से 8 कोर फॉर्मेशन के 6 ऑरास आसमान की तरफ शूट करते हैं। वो सीधे माउंटेन पीक की तरफ उड़ते हैं। मेंग हाओ कुछ नहीं बोलता। वो उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर करता है। उसकी नजर सिर्फ मास्टिफ पर होती है, जो सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, मौत के करीब। वो घुटनों पर बैठता है और मास्टिफ के टूटे हुए शरीर को प्यार से थपथपाता है। मास्टिफ धीरे से ऊपर देखता है, अपना मुंह खोल के उसका हाथ चाटने की कोशिश करता है, पर वो कर नहीं पाता। मेंग हाओ धीरे से ऊपर देखता है, स्टोन स्टीले के मैजिकल सिंबल्स की तरफ। उसे उन 8 लोगों की कोई परवाह नहीं। वो बस स्टीले को घूरता है और सोचता है पिछले 6 दिन की सारी चीजें। वो सोचता है कैसे मास्टिफ ने हर दिन जान दांव पे लगा के लड़ाई की। वो याद करता है जब मास्टिफ एक छोटा सा खुश पपी था, जो उसके पीछे छलकत चलता था 4थी मैट्रिक्स में। उसे याद आता है 2री मैट्रिक्स में कैसे वो छोटा फ्लफी मास्टिफ बार बार लड़ाई में उसके साथ कूदता था।
उसे याद आता है ब्लड इमॉर्टल लेगेसी टूर्नामेंट की शुरुआत, जब यह मास्टिफ पहली बार उसकी हथेली में कांपता हुआ आया था और उसकी उंगली चाटता था। मेंग हाओ सांस भर के कहता है, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। ये मैजिकल सिंबल्स 8 डीमन सीलिंग हेक्स से ज्यादा अलग नहीं हैं। वो अपना हाथ हवा में घुमाता है और वो मैजिकल सिंबल्स गायब हो जाते हैं। अब वो उसके दिल पर लिखे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टोन स्टेले पर थे। जैसे ही ये होता है, मेंग हाओ अपना हाथ मास्टिफ के पीठ पर रखता है। तुरंत मास्टिफ के अंदर से एक ब्लड कलर्ड ग्लो निकलता है। वो इतना ठंडा होता है कि हड्डी तक सुन्न हो जाए और वो चारों तरफ फैल जाता है। जैसे ही वो फैलता है, कोर फॉर्मेशन बारबेरियंस हवा में उड़ते हुए जम जाते हैं। सिर्फ वो नहीं, पूरा पहाड़, जितने बारबेरियंस दिख सकते हैं, पूरा आसपास का दुनिया एक ब्लड कलर्ड बर्फ में बदल जाता है। सब कुछ रुक जाता है एकदम से। कोई चीज नहीं हिलती। मेंग हाओ घुटनों पर बैठा मास्टिफ को देख के हैरान होता है। 5वीं मैट्रिक्स, वो स्टोन स्टीले और ये एनलाइटनमेंट सब ब्लड डिविनिटी के एक्शंस पर डिपेंड करता है। लेगेसी कंपेटिटर और ब्लड डिविनिटी के बीच एक डीप बॉन्ड होना चाहिए। काफी देर के बाद मेंग हाओ खड़ा होता है, मास्टिफ को अपनी बाहों में उठाता है। वो माउंटेन पीक की तरफ चलता है, 5th मैट्रिक्स के एग्जिट की तरफ। उसके आसपास पूरी दुनिया अब भी ब्लड सील में जमी रहती है। मेंग हाओ को नहीं पता कि दूसरे लोग ये मैट्रिक्स कैसे पार करेंगे, पर वो समझ जाता है कि उसके लिए ये सब उस बॉन्ड को स्ट्रांग बनाने के लिए है जो उसके और मास्टिफ के बीच है। उसे दूसरे ब्लड डिविनिटीज का नहीं पता, पर वो जानता है कि उसका मास्टिफ हमेशा उसके पास वापस आता है। चाहे वो कितना भी थक जाए, वो हमेशा उसका हाथ चाट के उसके पास रहता है। मेंग हाओ के लिए ये डॉग उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेंग हाओ धीरे से कहता है, अब मुझे लेगेसी की परवाह नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर मैं तुझे यहां से अपने साथ ले जाऊंगा। ये मेंग हाओ का वादा है तुझसे। जब मेंग हाओ मास्टिफ को अपनी बाहों में उठाए 5वां मैट्रिक्स से बाहर आता है, तभी वंग लीहाई भी वहां से निकलता है। उसका ब्लड डिविनिटी, एक फियर्स श्वानवू टॉर्टिस, भी पूरा घायल होता है। आगे उन दोनों से पहले ली दाओई खड़ा होता है, जो अभी तक 6ठा मैट्रिक्स पास नहीं कर पाया। उन दोनों के पीछे अभी भी 5 लोग 5वां मैट्रिक्स में ही फंसे होते हैं। वांग लीहाई नजर डालता है मेंग हाओ पर। उसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं, फिर वो साइड में जाकर क्रॉस लेगेड बैठ जाता है। जैसे ही वो स्पेल मैट्रिक्स से निकलता है, आसपास की हेवन एंड अर्थ की पावर मेंग हाओ के अंदर रश करती है, जो वो फिर अपने डाइंग मास्टिफ को ट्रांसफर करता है। मेंग हाओ बहुत सारे मेडिसिनल पिल्स निकालता है और एक एक करके मास्टिफ को खिलाता है ताकि वो रिकवर कर सके। अच्छी बात यह थी कि प्लेटफॉर्म्स पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत थिक थी, खासकर 5वां मैट्रिक्स के बाहर। मास्टिफ मेंग हाओ से मिल रही एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और धीरे धीरे उसके घाव भरने लगते हैं। उसकी टूट चुकी हड्डियां धीरे धीरे जुड़ जाती हैं। थोड़ी देर बाद मास्टिफ मौत के करीब नहीं रहता। थोड़ी एनर्जी वापस मिलने पर वो मेंग हाओ के हाथ को चाटता है और स्ट्रगल करके खड़ा हो जाता है, फिर खुद भी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू करता है। बाहर सदर्न डोमेन के लोगों में हल्ला बोल जाता है। लगभग 10,000 लोग अपनी आंखें मेंग हाओ और वांग लीहाई पर टिकाए होते हैं। एक्साइटेड डिस्कशंस चारों तरफ चल रहे होते हैं। समय बीतता है। 7 दिन बाद सोंगजिया 5वां मैट्रिक्स से बाहर निकलती है, लेकिन उसका ब्लड फिनिक्स उसके साथ नहीं होता। वो तुरंत क्रॉस लेगेड बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद एक ग्रीनिश बीम ऑफ लाइट दूर वाले ग्रीन स्टोन ऑल्टर से निकलता है। वो सीधा सोंगजिया की तरफ आता है। वो अपने कल्टीवेशन बेस से खून थूकती है और एक ब्लड कलर्ड बटरफ्लाई उसके आसपास उड़ने लगता है। यह देखकर मेंग हाओ समझता है कि उसका ब्लड डिविनिटी गिर चुका है। उसे नहीं पता सोंगजिया कैसे 5वां मैट्रिक्स से निकल गई, पर जो भी हुआ, अब उसके पास नया ब्लड डिविनिटी चूज करने का चांस है। और कुछ दिन बाद वांग लीहाई अपना मेडिटेशन कंप्लीट करता है। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन दिखाई देता है और वो 6ठा मैट्रिक्स में घुस जाता है। सोंगजिया लंबे समय तक बैठी रहती है, फिर वो भी उसके पीछे चली जाती है। बाकी के कॉम्पिटिटर्स भी एक एक करके 5वां मैट्रिक्स से बाहर आते हैं, बस एक को छोड़ के, गोल्डन फ्रॉस्ट सेक्ट का डिसाइपल, जो कभी वापस नहीं आता। वो पहला कॉम्पिटिटर बन जाता है जो ब्लड इमॉर्टल लेगेसी टूर्नामेंट में मर जाता है। उसके मरने के बाद एक और कल्टीवेटर बाहर की दुनिया से लेगेसी जोन में घुसता है, लेकिन क्योंकि बाकी सब 5वां मैट्रिक्स पार कर चुके हैं, जब तक इस बंदे के पास हेवन डिफाइंग लक ना हो, उसके लिए लेगेसी लेना लगभग नामुमकिन होता है। समय भी बहुत कम बचा होता है। गोल्डन फ्रॉस्ट सेक्ट के डिसाइपल की मौत से वायलेट फेट सेक्ट का यंग कॉम्पिटिटर प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर सोचता है। काफी देर बाद वो डिसाइड करता है कि वो छोड़ दे, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वो 6ठा मैट्रिक्स पास कर पाएगा।
ये शायद उसका आखिरी चांस है जिंदा वापस जाने का। और भी सोच विचार के बाद सॉलिटरी सोर्ड सेक्ट का कॉम्पिटिटर भी डिसाइड करता है कि वो आगे नहीं बढ़ेगा और चला जाता है। ब्लड डीमन सेक्ट का डिसाइपल जो वांग यूकाई 7-8 साल पहले का जैसे दिखने वाला होता है, 5वां मैट्रिक्स से एक्सप्रेशनलेस निकलता है। वो कुछ दिन तक स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, फिर अपने ह्यूमन शेप्ड ब्लड डिविनिटी के साथ ली दाओई, वांग लिहाई और सोंगजा के पीछे छठा मैट्रिक्स में घुस जाता है। अब वो चौथा कॉम्पिटिटर बन जाता है जो छठा मैट्रिक्स में घुसता है। ब्लड इमॉर्टल लेगेसी टूर्नामेंट के 9 मैट्रिक्सेस में मुश्किल हर एक मैट्रिक्स के बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है, खासकर चौथे के बाद। जो लोग अच्छे से प्रिपेयर्ड होते हैं उनके लिए भी ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, खासकर छठा, 7वां, 8वां और 9वां मैट्रिक्सेस। इनमें से पहले 7 टूर्नामेंट्स में सिर्फ एक ही इंसान ने 9वां मैट्रिक्स में पैर रखा है, वो भी लाई क्लैन का चोजन था। उसके अलावा सिर्फ 13 कॉम्पिटिटर्स ने छठा मैट्रिक्स पार किया और सिर्फ 6 ने 7वां मैट्रिक्स पार किया। छठा मैट्रिक्स से शुरू होकर मुश्किल और एलिमिनेशन का डेंजर इतना ज्यादा हो जाता है कि बहुत लोग 5वां मैट्रिक्स के बाद टूर्नामेंट छोड़ देते हैं। उनका मेन मकसद लेगेसी लेना नहीं बल्कि ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होता है। तुम कह सकते हो कि ब्लड इमॉर्टल लेगेसी टूर्नामेंट का यह एक्सपीरियंस ऐसा है जो बहुत कम कल्टीवेटर्स को मिलता है। और कुछ दिन बाद मेंग हाओ आंखें खोलता है। आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी होती है। उसके अंदर दूसरा डाओ पिलर 90% कंप्लीट होता है। अगर वो छठा पोर्टल पार करेगा तो उसका डाओ पिलर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मास्टिफ उसके सामने खड़ा होता है, पूरा हील हो चुका और फुल एनर्जी में। उसका कल्टीवेशन बेस अब मिडिल कोर फॉर्मेशन स्टेज में होता है। उसका शरीर 15 मीटर लंबा हो गया है, एक छोटा पहाड़ लगता है। उसकी लाल आंखें तेज चमकती हैं, उसका लाल फर लंबे और चमकदार होते हैं। उसके लंबी खौफनाक दांत बिजली की तरह चमकते हैं। उसके क्लॉज इतने बड़े होते हैं कि एक आदमी का चेहरा जितने लंबे और लगता है जैसे वो जमीन को चीर के रख देगा। जब मेंग हाओ खड़ा होता है, मस्टिफ बहुत एक्साइटेड हो जाता है। मेंग हाओ आगे चलता है और उसका पहाड़ जैसा मस्टिफ उसके साथ साथ चलता है। यह सीन देखकर सदर्न डोमेन के हजारों लोगों के दिल कांप उठते हैं। यह मंजर उनके दिल में हमेशा के लिए याद रहेगा। मेंग हाओ डीप सांस लेकर छठा मैट्रिक्स को देखता है, फिर मास्टिफ की तरफ नजर डालता है। उसका फियर्स एक्सप्रेशन तुरंत नरम हो जाता है। उसकी आंखों में एक प्यार भरी एक्सप्रेशन आ जाती है और वो अपना सर झुका देता है ताकि मेंग हाओ उसके सिर को प्यार से थपथपा सके। वो आंखें बंद करके रिलैक्स फील करता है। मेंग हाओ मुस्कुरा के कहता है, मैं तुझे यहां से अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाता है। वो मास्टिफ के सिर को एक बार और थपथपाता है और आगे चलता है, छठा मैट्रिक्स में कदम रखता है। मास्टिफ का शरीर एक रोशनी की फ्लैश में बदल जाता है और वो उसके पीछे चला जाता है। छठा मैट्रिक्स, ये दुनिया आसमान से लेकर जमीन तक थंडर और लाइटनिंग से भरी होती है। जैसे ही मेंग हाओ अंदर घुसता है, उसके कान थंडर के जोर से गूंज उठते हैं। एक नजर में लगता है कि यह दुनिया बहुत बड़ी नहीं है। नीचे जमीन पूरी तरह एक गंदा सा स्वैम्प बन चुकी होती है, जहां से मरे हुए शवों और मौत की बदबू आ रही होती है। दूर एक बहुत बड़ा पुराना टेंपल दिख रहा होता है। पूरा टेंपल काला होता है, जैसे उस पर कभी रोशनी ना पड़ी हो। उसके पास एक जाइगेंटिक स्टैच्यू होता है। स्टैच्यू सिंपल रोब पहना हुआ होता है। उसका दायां हाथ आसमान की तरफ उठा हुआ और बायां हाथ एक तलवार के हिल्ट को छूने जैसे रखा होता है। वो तलवार हवा में तैर रही होती है। यह पूरा टेंपल इतना पुराना लगता है कि जैसे दुनिया के शुरू होने से पहले का हो। दूर से तो वो एक पहाड़ जैसा लगता है। ऊपर आसमान में बिजली गिर रही होती है, जैसे आसमान खुद इस टेंपल को मिटाना चाहता हो, क्योंकि उसका होना उसे मंजूर नहीं। बिजली की चमक में नीचे का स्लज दिखता है और उस स्लज में से हजारों पतले पतले हाथ निकल के ऊपर को बढ़ रहे होते हैं, जैसे कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। दूर से देखने पर लगता है कि ये हाथों का समुंदर खत्म ही नहीं होता। सिर्फ हाथ नहीं, स्लज में चेहरे भी दिखते हैं। उनके मुंह से दर्द भरी चीखने की आवाजें निकलती हैं। ये चेहरे आदमी और औरत दोनों के, जवान और बुजुर्ग दोनों के होते हैं। इनके चेहरों से अजीब से हरे रंग के टेंटेकल्स निकल रहे होते हैं, जो हवा में हिलते डुलते हैं, जैसे जिंदा हों। मेंग हाओ ये सब देखता है और चाहे वो पहले कभी ये जगह ना देखा हो, फिर भी वो अंदर ही अंदर समझ जाता है ये जगह कौन सी है। वो धीरे से कहता है, डूम। नीचे स्लज के चेहरों से चीखने की आवाज आसमान तक गूंज रही होती है। हजारों आवाजें एक साथ, जैसे किसी ने आसमान पर गुस्सा निकालना हो। वो सब लोग जो मर चुके हैं, उनके दिल का गुस्सा अब भी खत्म नहीं हुआ, चाहे कितने साल क्यों ना बीत गए हों।
ये सब एंशिएंट डूम क्लैन का हिस्सा था, एक ऐसा क्लैन जिसे हेवेंस खुद बर्दाश्त नहीं कर पाए। हेवेंस ने उन्हें ट्रिब्यूलेशन भेजकर मिटाने की कोशिश की, पर डूम क्लैन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पूरे क्लैन की पावर जोड़ के ये सेक्रेड टेंपल बनाया। ये जमीन को अपना दावा करके हेवन को चैलेंज किया। ना जमीन को नुकसान पहुंच सकता था, ना टेंपल को तोड़ा जा सकता था, और डूम क्लैन पूरा खत्म नहीं हो सकता था। टेंपल के टॉप पर एक बड़ा सा काला ड्रम होता है, जैसे उस पर सालों तक खून छिड़का गया हो। नीचे उस बड़ी स्टैच्यू के पास एक स्टोन डोर आधा खुला होता है। अंदर से रोशनी निकल रही होती है और उस डोर पर बने हुए डरावने क्रीचर्स के कार्विंग्स दिखते हैं। तभी एक बहुत पुरानी आवाज घूमती है जो थंडर की तरह गूंजती है। अगर मेरी लेगेसी चाहिए तो मेरे टेंपल में घुसो। ये आवाज चीखने की आवाजों को दबा देती है, पूरी दुनिया में गूंज उठती है। मेंग हाओ की आंखें चमक उठी हैं। उसके पास पहाड़ जैसा 15 मीटर लंबा मस्टिफ अपने तेज दांत दिखाता है, चारों तरफ घूर के देखता है। उसके गले में से गटरल ग्राउल निकलती है और उसकी आंखों में एक वाइल्ड लुक आ जाता है। उसका बड़ा शरीर, लाल चमकदार फर और हड्डियों से निकले हुए शार्प स्पर्स उसे और भी ज्यादा डरावना और पावरफुल बना देते हैं। आसमान में थंडर गूंजता है, बिजली गिरती रहती है, पूरी जमीन रोशन और अंधेरी होती रहती है। मेंग हाओ का शरीर एक मल्टी कलर्ड लाइट बीम में बदल जाता है और वो सीधा टेंपल की तरफ उड़ता है। पीछे मास्टिफ जोर से गरजता है और उसके पीछे उड़ता है। जैसे ही वो दोनों उड़ते हैं, नीचे स्लज के वो लंबे हाथ एकदम से और लंबे हो जाते हैं, जैसे जिंदा हों। पल भर में वो मेंग हाओ तक पहुंच जाते हैं, उसे पकड़ने वाले होते हैं। मेंग हाओ एक ठंडी सी स्नॉट करता है और अपना बैग ऑफ होल्डिंग थपथपाता है। तुरंत वो दो वुडन सोर्ड्स बाहर उड़कर निकलते हैं, उसके आसपास तेज घूमने लगते हैं। जो भी हाथ उसके पास आता है वो तुरंत कटकर गिर जाता है। कोई भी हाथ उसके आसपास नहीं पहुंच पाता। काला खून की बारिश गिरने लगती है और एक बदबू पूरी दुनिया में फैल जाती है। मस्टिफ का शरीर लाल रोशनी से चमक उठता है। कोई भी हाथ उसको छू नहीं पाता। वो सब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर जैसे ही वो दोनों आधा रास्ता तय करते हैं, स्लज के चेहरों से एक तेज दर्द भरी चीख निकलती है। उनके मुंह से निकले हुए हरे रंग के टेंटिकल्स एकदम से कड़े हो जाते हैं, जैसे जिंदा कांटे। वो तुरंत तेज धार वाले स्पाइक्स में बदल जाते हैं और सीधा मेंग हाओ की तरफ शूट करते हैं। अचानक से इतने सारे ग्रीन टेंटेकल्स निकल आए कि गिनना मुश्किल हो गया। बहुत तेज थे और पलक झपकते ही वो लगभग 100 मीटर दूर तक आ गए, सीधा मेंग हाओ की तरफ। लग रहा था कि 1 सेकंड में उसको लपेट लेंगे। तभी मास्टिफ जोर से गरजता है और हवा में उड़ जाता है। उसका 15 मीटर लंबा बॉडी चमकता है और वो सीधा मेंग हाओ को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। अचानक से जोर का बूमिंग आवाज गूंजता है जो थंडर से भी ज्यादा लाउड है। पूरी दुनिया हिल जाती है। मास्टिफ के बॉडी से ब्लड कलर्ड रोशनी निकलती है जो टेंटिकल्स को टक्कर देती है। 10 सांस तक वो लड़ाई चलता है, फिर एक एक करके टेंटिकल्स बिखर के ग्रीन मिस्ट में बदल जाते हैं जो हर तरफ फैल जाता है। मास्टिफ थोड़ा टायर्ड लगता है, पर फिर भी वो नीचे देख के फिर से गरजता है। वो साइड हो जाता है और मेंग हाओ बिना छोटे निकल जाता है। मेंग हाओ उसके सिर को थपथपाता है और दोनों एंशिएंट टेंपल की तरफ तेज भागने लगते हैं। 600 मीटर दूर पहुंचते ही वो ग्रीन मिस्ट जो टेंटिकल से बनी थी अचानक हिलने लगती है। पलक झपकते ही वो एक बड़ा सा मिस्ट का गोला बन जाता है, सीधा मेंग हाओ के रास्ते में। वो गोला घूमता है, रंबलिंग आवाज करता है और धीरे धीरे एक बड़ी ग्रीन हेड की शेप में बदल जाता है। उसकी आंख चमकते हैं, मुंह खुलता है और उसमें से और ज्यादा मिस्ट निकलती है। मिस्ट के अंदर मिस्ट हॉर्सेस बनते हैं जो सीधा मेंग हाओ और मास्टिफ की तरफ दौड़ते हैं। मेंग हाओ आंख सिकोड़ता है, अपना राइट हैंड उठाता है और एक अजीब सा सील जेस्चर बनाता है। फिर वो अपना हाथ मास्टिफ पर थप करता है। सील लगते ही मास्टिफ के आसपास क्रिम्सन ग्लो फैल जाता है। वो रोशनी इतनी ठंडी है कि जो छुए उसको फ्रीज कर दे। मिस्ट हॉर्सेस तुरंत जम जाते हैं। नीचे के आर्म्स, फेसेस और पूरा स्लज सब फ्रीज हो जाता है। मेंग हाओ सोचता है कि अगर उसने लेगेसी नहीं ली होती तो वो इस वर्ल्ड के बाहर ये टेक्निक यूज ही नहीं कर पाता, क्योंकि ब्लड डिविनिटी उसके पास नहीं होता। लेकिन अब जब उसने 8th डीमन सीलिंग हेक्स का लेगेसी लिया है तो वो सीलिंग टेक्निक्स में एक्सपर्ट है। उसको लगता है कि अगर वो और प्रैक्टिस करे तो बिना ब्लड डिविनिटी के भी फ्यूचर में ये कर सकेगा। क्रिम्सन ग्लो सबको फ्रीज करके फैल जाता है और मेंग हाओ और मस्टिफ टेंपल की तरफ और तेज भाग जाते हैं। जब लगता है कि वो टेंपल के पास पहुंच ही गए हैं, तभी मेंग हाओ के अंदर से एक लाइफ एंड डेथ डेंजर का फीलिंग उठता है। मास्टिफ का बॉडी हिलता है। वो उसके कपड़े अपने मुंह से पकड़ता है और पीछे खींचता है।
एक जोर का बूम होता है और एक 3 मीटर मोटा सोर्ड ब्लेड सीधा उनके सामने गिरता है। जमीन फट जाती है, आइस सील टूट जाता है और सब वापस नॉर्मल हो जाता है। वो बड़ा सोर्ड अब स्टैच्यू के हाथ में है जो टेंपल के बाहर खड़ा है। उसका अटैक देखकर मेंग हाओ के मुंह से खून निकलता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और मास्टिफ उसको खींचता है। स्टैच्यू धीरे धीरे अपना सर झुकाता है और उसकी नजर मेंग हाओ पर पड़ती है। एक अजीब सी प्रेशर उसके बॉडी को फ्रीज कर देता है, जैसे स्टैच्यू उसके अंदर तक देख रहा हो। नीचे के ऊज में जो आर्म्स निकल रहे थे वो सब वापस अंदर घुस जाते हैं, जैसे स्टैच्यू से डर गए हों। ग्रीन मिस्ट हेड भी नीचे झुकता है, स्टैच्यू को रिस्पेक्ट देते हुए। आसमान में थंडर और लाइटनिंग और तेज हो जाती है। वो स्टैच्यू पर गिरते हैं जैसे हेवंस उसको तोड़ना चाहते हो। मास्टिफ स्टैच्यू के सामने पूरा लेट जाता है, उसकी प्रेजेंस को बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाता। स्टैच्यू बोलता है, ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग हजारों साल से गिर रही है। चाहे ये मैट्रिक्स हो, चाहे मैं वो नहीं हूं, तुम फिर भी मेरी स्पिरिट तोड़ना चाहते हो? दूर हो जाओ। वो अपना राइट हैंड उठाता है, फिंगर्स स्नैप करता है। एक बड़ा धमाका होता है, उसका हाथ एक ब्लैक होल जैसा लगता है। लाइटनिंग हिलती है, कंडेंस होती है और फिर एकदम से गायब हो जाती है। एक पल में स्काई बिल्कुल शांत हो जाता है। जमीन हिलती है, स्लज में सब फिगर्स कांपने लगते हैं। फ्लोटिंग मिस्ट हेड और नीचे झुकता है। मास्टिफ भी वही हालत में है, स्टैच्यू की विल को रेजिस्ट ही नहीं कर पाता। स्टैच्यू ठंडी आवाज में कहता है, तेरा डाओ पिलर लेगेसी के लिए सही नहीं है। तू क्वालिफाइड नहीं है, पर क्योंकि तू 5वां मैट्रिक्स तक पहुंच गया, मैं तुझे डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। निकल यहां से। उसकी आवाज गूंजती है, सब कुछ हिल जाता है। मेंग हाओ के मुंह से खून निकलता है और वो दूर तक उड़ के गिरता है। उसके पास एक ग्लोइंग डोर खुल जाता है। फिर स्टैच्यू मास्टिफ की तरफ देखता है और कहता है, ब्लड का सेकंड रेट स्पॉन। तू तो खाया जाने लायक भी नहीं, वेपन स्पिरिट बनना तो दूर की बात। वो सोर्ड उठाता है मास्टिफ को मारने के लिए। मेंग हाओ की आंखें लाल हो जाती हैं। डोर के सामने खड़ा है, बस एक स्टेप लेकर निकल सकता है, पर वो रुक जाता है। उसकी राइट लेग से क्रैक की आवाज आती है और वो खून उगल देता है। मेंग हाओ जोर से चिल्लाता है, सीनियर, अगर मैं लेगेसी के लायक नहीं, ठीक है, पर प्लीज इसको मत मारो। मस्टिफ का बॉडी कांपने लगता है। वो पीछे देखना चाहता है, पर स्टैच्यू की प्रेशर उसको लॉक कर देती है। वो सिर्फ एक कमजोर सी कराह सुनाता है। स्टैच्यू सोर्ड रोकता है, मेंग हाओ की तरफ देखता है और कहता है, अब तू यहां से निकलने का भी क्वालिफाइड नहीं है। ग्लोइंग डोर टूटने लगता है। सोर्ड सीधा मेंग हाओ की तरफ आता है। बूम! मेंग हाओ के बॉडी से खून फूटता है और वो स्लज में गिरता है। नीचे के हाथ उसको पकड़ के खींचने लगते हैं। उसका कल्टीवेशन बेस लॉक हो जाता है। वो कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ गुस्से और रेजिस्टेंस के साथ नीचे खींचता जाता है। तभी मास्टिफ तेज से गरजता है। उसका पूरा बॉडी क्रैक करता है और वो ब्लड फ्लेम में जलने लगता है। उसका साइज 30 मीटर का हो जाता है। वो स्टैच्यू की कंट्रोल तोड़ देता है और मेंग हाओ की तरफ उड़ता है। स्टैच्यू ठंडी आवाज में बोलता है, ब्लड स्पिरिट का बर्न करना। तुम जैसे सेकंड रेट ब्लड के स्पॉन को फीलिंग्स नहीं होती। तुम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के लायक नहीं। स्टैच्यू सोर्ड उठाता है दोनों को खत्म करने के लिए, पर उसकी आंखों में स्ट्रगल दिखाई देता है। सोर्ड रुक जाता है। स्टैच्यू गुस्से में कहता है, ब्लड स्लेव की विल, तुम मेरे अगेंस्ट क्यों हो? मैं तुम्हारे मास्टर का लेगेसी बचा रहा हूं। रूल्स नहीं है इस टूर्नामेंट में। तुम्हें पोजेस करना स्वर्ग की इच्छा है। पर स्ट्रगल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मस्टिफ पूरा ब्लड फ्लेम में लपेटा हुआ स्लज में घुस जाता है। सब आर्म्स को जला के ऐश बना देता है। वो मेंग हाओ को पकड़ के टेंपल के बड़े डोर की तरफ उड़ता है। मेंग हाओ आंख खोलता है, मस्टिफ को देखता है और स्टैच्यू की तरफ नजर डालता है। स्टैच्यू की आंखों में अब स्ट्रगल खत्म हो चुकी है। वो अपना जायंट सोर्ड स्लज में घुसाता है। हजारों आर्म्स डिमोनिक रोशनी के साथ मेंग हाओ की तरफ उड़ते हैं। मस्टिफ नीचे मेंग हाओ की तरफ देखता है। उसकी आंखों में विस्टफुल लुक होता है। फिर अपने बॉडी को आग में लपेट के मेंग हाओ को डोर की तरफ उछाल देता है। वो खुद हजारों हाथों से घिरा जाता है। डेथ ऑरा उसके आसपास फैलता है। वो याद करता है जब वो छोटा था, अपने मास्टर के हाथ में लेटा था। उसके हेड पैट करने की फीलिंग याद करता है और अपने मास्टर को सोचता है। मेंग हाओ सब देखकर स्टन्ड होता है। उसका बॉडी दरवाजे में टकराता है और पूरा वर्ल्ड टूटने लगता है। मास्टिफ भी गायब हो जाता है। मास्टिफ की लास्ट नजर मेंग हाओ की आंखों में घूमती है। मेंग हाओ खून के आंसू रोता है और उसके अंदर एक ब्लेजिंग गुस्सा जगता है। वापस छठा मैट्रिक्स में स्टैच्यू की आंखों में स्ट्रगल बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसका राइट हैंड नीचे आता है।
उसके हाथ पर एक आदमी खड़ा है, सफेद रोब में, बहुत हैंडसम। उसके आसपास 30 मीटर का ब्लड ड्रैगन घूम रहा है। यह है ली क्लैन का चोजन, ली दाओई। वो स्टैच्यू के हाथ पर घुटनों के बल बैठता है और रिस्पेक्ट में कहता है, जूनियर, पेट्रियार्क को सल्यूट करता है। स्टैच्यू ठंडी आवाज में पूछता है, बाकी लोगों का क्या करना है? अब सबको समझ आ गया था कि यह स्टैच्यू असल में कौन है। ली दाओई उसको पेट्रियार्क बुलाता है और उसके पहले के शब्दों से लग रहा था कि यह स्टैच्यू असल में ली क्लैन का पुराना चोजन है, जो 4000 साल पहले 8 मैट्रिक्स क्रॉस करके आया था, पर 9th मैट्रिक्स में नहीं गया। लोगों को उसके बारे में सिर्फ यही याद था, वो टूर्नामेंट में आया, 8 मैट्रिक्स तक गया और वापस लाई क्लैन गया। वहां उसने कुछ खास नहीं बोला या किया, फिर 1000 साल बाद मेडिटेशन में मर गया। आज के टाइम पे ब्लड इमॉर्टल लेगेसी का जिक्र ना हो तो कोई उसका नाम भी नहीं लेता, पर लाई क्लैन का एक गहरा राज था। उस पेट्रियार्क के आखिरी शब्द, जो सिर्फ लाई क्लैन के लॉर्ड्स को पीढ़ी दर पीढ़ी पास किए गए, ये कहते थे कि 8 ब्लड इमॉर्टल लेगेसी टूर्नामेंट के बाद एंशिएंट डूम की ब्लड लाइन ली क्लैन को मिल गई है। जो बंदा 4000 साल पहले लेगेसी टूर्नामेंट से बाहर आया, वो पूरा नहीं था, सिर्फ उसका एक हिस्सा था। बाकी उसकी स्पिरिट जबरदस्ती 6th मैट्रिक्स में सोए हुए ब्लड स्लेव पर पोजेस हो गया था। तब से लेकर अब तक सिर्फ लाई क्लैन वाले ये बात जानते हैं। यह सिचुएशन अविश्वसनीय थी। ब्लड स्लेव बहुत ही ताकतवर था और आमतौर पर कोई भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर, जैसे वो पेट्रियार्क था, उसको पोजेस कर ही नहीं सकता। नेसेंट सोल लेवल से नीचे के लिए नामुमकिन। फिर भी उसने किसी तरह कर दिखाया। कैसे किया कोई नहीं जानता। सिर्फ यह पता था कि उसका एक हिस्सा क्लैन वापस आया, कमजोर और अधूरा, और फिर विल छोड़ के फेड हो गया। ली दाओई सम्मान के साथ कहता है, पेट्रियार्क, सॉन्ग क्लैन और ब्लड डीमन सेक्ट के डिसाइपल्स को इग्नोर कर दो। जो अभी भाग के गया वो भी मायने नहीं रखता, पर ये वांग क्लैन का वांग लिहाय, इसको मरना ही होगा। ब्लड ड्रैगन जो ली दाओई के आसपास था अपना सर उठाता है। अचानक से कई ब्लड डिविनिटीज एरिया में प्रकट होते हैं। वंग लिहाय का शुआनवू टर्टल और एक ब्लड स्प्राइट जो वंग यूकाई जैसा लड़का का था। जैसे ही वो प्रकट होते हैं वो सब कांपने लगते हैं। ब्लड ड्रैगन सीधा उनकी तरफ दौड़ता है और उनको पूरा निगल जाता है। बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करते। स्टैच्यू ठंडी आवाज में बोलता है, वांग क्लैन के चोजन को खत्म करना ये मैं कर सकता हूं। मैं सिर्फ 6th मैट्रिक्स के अंदर ही तेरी मदद कर पाऊंगा। बाकी के 3 मैट्रिक्स 7th, 8th, 9th में डायरेक्ट मदद नहीं कर पाऊंगा। पर 4000 साल में मैंने ब्लड इमॉर्टल लेगेसी जोन को इतना समझ लिया है कि दुनिया में कोई मुझसे ज्यादा नहीं जानता। तेरे ब्लड ड्रैगन को पोजेस करके मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि कुछ ही वक्त, बस कुछ इंसेंस स्टिक्स जलने तक में हम तीनों मैट्रिक्स क्रॉस करके लेगेसी ले लेंगे। ली दाओई सम्मान के साथ बोलता है, बहुत शुक्रिया पेट्रियार्क। जूनियर को लेगेसी से ज्यादा मतलब नहीं। मैं तो क्लैन लॉर्ड के ऑर्डर पर आया हूं, आपको रिसीव करके बाहर ले जाने। स्टैच्यू गहरी पुरानी आवाज में कहता है, जब 8th ब्लड इमॉर्टल लेगेसी टूर्नामेंट खत्म हुआ था, एंशिएंट डूम की ब्लड लाइन ली क्लैन को मिली। ये शब्द मैंने ही बोले थे और वो स्वाभाविक रूप से सच हैं। ब्लड इमॉर्टल लेगेसी तुम्हारा है। मैं 4000 साल से यहां फंसा हूं। मुझे नहीं पता बाहर की दुनिया अब कैसी है। पता नहीं मेरे पुराने दोस्त अभी जिंदा हैं या नहीं। उसके आईब्रो के बीच एक ग्लोइंग क्रैक खुलता है और स्टैच्यू का शरीर धीरे धीरे डिम हो जाता है। उस क्रैक से एक ब्लाइंडिंग रोशनी निकलती है जो ब्लड ड्रैगन के अंदर चली जाती है। ब्लड ड्रैगन बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करता। ब्लडी लाइट उसके अंदर जाते ही उसका शरीर स्पैज्म करता है। उसकी आंखों में एक प्राचीन ऑरा चमकता है। वो एक गल्पिंग मोशन करता है, जैसे बाकी ब्लड डिविनिटीज को अभी पूरा निगला नहीं हो। उसका साइज ब्लिंक में बढ़ के 3000 मीटर लंबा हो जाता है। पूरा वर्ल्ड हिल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो श्रिंक होके 60 मीटर का हो जाता है। ली दाओई के आसपास घूमता है और ग्लोविंग स्टोन डोर की तरफ उड़ जाता है, 6th मैट्रिक्स छोड़ते हुए। पीछे बस एक लाइफलेस स्टैच्यू बचा रहता है, बिल्कुल चुप। जैसे ही ली दाओई 6th मैट्रिक्स से बाहर आता है, सदर्न डोमेन के बाहर जो लगभग 10,000 ऑब्जर्वर्स थे, उनमें हंगामा मच जाता है। सबसे पहले मेंग हाओ निकला था। वो हवा में उड़ के आया, 4-5 बार खून उगलता है और क्रॉस लेगेड बैठ के मेडिटेशन में लग जाता है। उसका चेहरा पेल है, पर उसे इंटेंस किलिंग इंटेंट निकल रहा है। फिर ब्लड डीमन सेक्ट का यूथ जो वंग यूकाई जैसा दिखता था और सॉन्ग जिया निकलते हैं। दोनों के शरीर चोट से भरे हैं, हड्डी तक टूटी लगती है, सांस रुकी रुकी आ रही है और उनके ब्लड डिविनिटीज गायब हैं। वो दोनों भी दांत भींच के क्रॉस लेगेड बैठ जाते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी खींच के अपनी हीलिंग शुरू करते हैं। पर एक दूसरे को देखते ही
उनको समझ आ जाता है उनके ब्लड डिविनिटीज सच में गायब हो चुके हैं। दोनों के चेहरे पे कॉम्प्लिकेटेड सोचने वाले एक्सप्रेशंस हैं, पर वांग लीहाई वो कभी नहीं निकला। इस बात पे पूरी क्राउड में अभी तक का सबसे बड़ा हंगामा मच जाता है। सबने देखा था कि सिक्स्थ मैट्रिक्स के अंदर उसका ब्लूरी इमेज गायब हो गया, इसका मतलब वो मर गया। वांग क्लैन के सब लोग शॉक में आ जाते हैं, खासकर वांग लीहाई के डाओ प्रोटेक्टर और एल्डर्स। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, जैसे सिर फट जाएगा गुस्से से। सदर्न डोमेन पूरा केओस में चला जाता है। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वांग लीहाई जैसे डाओ चाइल्ड की डेथ होगी। चोजन मर सकते हैं, पर डाओ चाइल्ड का मरना एक बड़ी रूल ब्रेक बात है। इसलिए आमतौर पर 5 सेक्ट्स ने डाओ चिल्ड्रन को भेजा ही नहीं, सिर्फ चोजन भेजे। सिर्फ वांग क्लैन और लाई क्लैन ने डाओ चिल्ड्रन भेजे थे। सबसे ज्यादा खुश कौन है? वांग तेंगफेई। उसका शरीर एक्साइटमेंट में कांपता है, उसके हाथ की मुट्ठी टाइट बंद होती है। उसका दिन फाइनली आ गया। वांग सीफान भी उतना ही एक्साइटेड है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं जैसे उनका फ्यूचर अब खुल गया हो। फिर ली दाओई बाहर आता है, उसके आसपास घूमता हुआ 60 मीटर का ब्लड ड्रैगन। पूरे क्राउड में शॉक फैल जाता है। सोंगजिया धीरे से खड़ी होती है, एग्जिट डोर से बाहर चली जाती है, चेहरा पेल। उसने गिव अप कर दिया। उसके बाद ब्लड डीमन सेक्ट का यूथ, जो वांग यूकाई जैसा लगता है, खड़ा होता है। वो मेंग हाओ को थोड़ी देर देखता है, हेजिटेट करता है और फिर एग्जिट डोर से निकल जाता है, कंटिन्यू नहीं करता। उनके जाने पे क्राउड में और भी शोर मच जाता है। लोग बातें करते हैं, सिक्स्थ मैट्रिक्स में हुआ क्या था? सिर्फ ली दाओई के पास ब्लड डिविनिटी बची है और वांग लीहाई दाओ चाइल्ड होकर भी मर गया। क्या ली दाओई अब लेगेसी ले लेगा? उसका ब्लड ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है। जब यह सब हो रहा था, मेंग हाओ अपनी ब्लडशॉट आंखें खोलता है, धीरे से खड़ा होता है और ग्लोविंग डोर की तरफ चलता है। जाने से पहले वो लाई दोई के फिगर को देखता है, पर असल में वो ब्लड ड्रैगन को घूर रहा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसको लगता है कि ब्लड ड्रैगन की आंखों में वही नजर है जो स्टैच्यू में थी। पीसेस कनेक्ट होते हैं। वो 80-90% श्योर है कि क्या हुआ है। ली दाओई उसको देखता है और हल्की सी हंसी छोड़ता है। मेरा नाम याद रख, मैं ली दाओई हूं, तेरा डॉग बहुत बुरा मर गया। ये शब्द सुनते ही मेंग हाओ के दिमाग में ऐसा लगता है जैसे लाखों लाइटनिंग बोल्ट्स फट गए। उसके होंठ से खून टपकता है, आंखों में गुस्से की आग और किलिंग इंटेंट आसमान को छूने लगता है। उसने अपनी कल्टीवेशन में बहुत लोगों को मारने का सोचा था, पर आज ली दाओई को मारने की इच्छा सबसे ज्यादा है। पर मेंग हाओ का स्वभाव ऐसा है, जितना ज्यादा वो किसी को मारना चाहता है, उतना ही साइलेंट हो जाता है। जब छोटा था तब भी ऐसा था। शोर मचाने वाले लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, जो चुप रहते हैं वो असली खतरनाक होते हैं। लंबी देर के बाद मेंग हाओ गुस्से में अपने पैर घुमाता है और ग्लोविंग डोर से बाहर निकल जाता है। ली दाओई हंस के 7th मैट्रिक्स में कदम रखता है। वोल्केनो के बाहर ब्लड लेक के किनारे मेंग हाओ खड़ा होता है। उसकी आंखों में आग जैसी फ्यूरी जलती है। 6th मैट्रिक्स के सारे सीन्स उसके दिमाग में बार बार घूमते हैं। उसके बॉडी से निकलता हुआ किलिंग इंटेंट हर सेकंड तेज होता है। मेंग हाओ गरजता है, ली दाओई, मैं तुझे मौत दूंगा। मैं मेंग हाओ तुझे खुद मारूंगा। उसकी आंखें ब्लडशॉट हैं, चेहरा और भी ज्यादा डरावना लगता है। उसका बॉडी एक मल्टी कलर्ड लाइट बीम में बदल के सीधा चू यूयन की अल्केमी जगह की तरफ शूट करता है। चू यूयन अर्थी फ्लेम एडजस्ट कर रही होती है। परफेक्ट फाउंडेशन पिल अपने क्रिटिकल मोमेंट पर होती है, बस कंप्लीट होने वाली। वो पहले सोच रही थी कि मेंग हाओ शायद टाइम पे वापस नहीं आएगा और शायद वो पिल को थोड़ा स्टडी कर सके, पर जैसे ही वो उसका ग्रिम चेहरा देखती है, उसके मन में एक डर का एहसास बैठ जाता है। उसके सामने खड़ा बंदा एक फटने को तैयार वोल्केनो लग रहा है, जिससे पंगा लेना खुदकुशी होता। मेंग हाओ बिना कुछ बोले क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है, पर अंदर से उसका गुस्सा और ली दाओई को मारने की इच्छा और तेज होती जा रही है। उसके दिल में एक बेबसी और चिंता भर जाती है। वो मानने को तैयार नहीं कि मास्टिफ मर गया है। वो कसम खाता है, परफेक्ट फाउंडेशन बनाएगा और फिर अपने मास्टिफ को बचाएगा। चू यूयान गहरी सांस लेती है, दांत भी छोड़ती है और दोनों हाथों से इनकैंटेशन जेस्चर बना के पिल फर्नेस पर जोर से प्रेस करती है। अर्थली फायर और नीचे की मैग्मा रॉर करती है। फर्नेस हिलता है और वोल्केनो के अंदर की सारी मिस्ट्स उठ के घूमती हैं। बाहर आसमान में तेज हवा उठती है। बादल के परत दर परत लेयर्स हर दिशा में फैल जाते हैं। लाइटनिंग आसमान में क्रैकल होती है। हर क्रैश के साथ अजीब मिस्टिकल साइंस आसमान में बनने लगते हैं। चू यूयन शॉक में सोचती है, ये थंडर पिल है? नहीं,
ये तो बिल्कुल कुछ और है। सिर्फ इसकी अपीयरेंस से आसमान हिल रहा है, जैसे हेवंस इस पिल को खुद डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये पिल आखिर है क्या? तभी पिल फर्नेस जोर से गड़गड़ाता है और फिर फट जाता है। एक पावरफुल ब्लास्ट चू युयन को पीछे फेंक देती है। वो स्टोन वॉल से टकराती है, खून का एक माउथफुल उगलती है और वहीं बेहोश हो जाती है। उसी पल मेंग हाओ की आंखें खुल जाती हैं। वो सीधा फर्नेस की तरफ शूट करता है। बाहर आसमान में लाइटनिंग और रंबलिंग तेज हो जाती है, जमीन में क्रैक्स फैलते हैं। उसके हाथ में एक मिस्टिकल 7 कलर्ड पिल आ जाता है, द परफेक्ट फाउंडेशन पिल। यह पिल खुद हेवंस के खिलाफ है। हेवन अर्थ इसे एग्जिस्ट होने की इजाजत नहीं देते। बाहर आसमान रंबल करता है, क्लाउड्स ब्राइट रेड और सिल्वर लाइट में ग्लो करते हैं। इन्फिनिट लाइटनिंग आसमान में जमा होती है, तैयार पिल को डिस्ट्रॉय करने। जो भी इस पिल को कंज्यूम करेगा वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग के सामने खड़ा होगा, एक डेथ डिफाइंग कल्टीवेशन पाथ। पिल उसके हाथ में मेल्ट होना शुरू होता है। मेंग हाओ को लगता है अगर अभी कंज्यूम नहीं किया तो पिल अपने आप गायब हो जाएगा, ट्रिब्यूलेशन के बिना ही। डुप्लीकेट करने का टाइम नहीं है। बिना एक पल के डिले के उसकी आंखों में रिजॉल्व चमकता है और वो पिल को अपने मुंह में डाल लेता है। आसमान में एक मॉन्स्ट्रस लाइटनिंग बोल्ट जम के नीचे गिरने को तैयार होता है। जैसे ही पिल उसके मुंह में जाता है वो इंस्टेंटली डिसॉल्व होकर उसके अंदर फैलता है। एक गुड़गुड़ाहट उसके बॉडी में गूंजती है। एक अजीब पावर जो हेवन अर्थ से नहीं, कुछ अलग है, उसके अंदर फैल जाती है। उसका डाओ पिलर जोर से कांपने लगता है। उसके सरफेस पे जो क्रैक थी वो धीरे धीरे हील होना शुरू होती है। उसका फ्लैश ब्लड टफ बनने लगता है। गोल्डन डाओ पिलर हम करता है और एक्सपैंड होता है। उसकी बॉडी एक फेंट गोल्डन ग्लो में चमकने लगती है जो हर पल तेज होती है। उसका स्पिरिचुअल सेंस इतना ग्रो करता है कि वो मिडिल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से बहुत ज्यादा ऊपर निकल जाता है। उसे लगता है कि अगर उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी हो तो वो तुरंत अपने सेकंड और थर्ड ड्याओ पिलर्स बना सकता है, और वो भी परफेक्ट ड्याओ पिलर्स। तभी आसमान से एक कोलोसल लाइटनिंग बोल्ट नीचे गिरता है, वोल्केनो के ग्लोइंग शील्ड पर टकराता है, और उस मोमेंट साउदर्न डोमेन के सारे 7 ब्लड इमॉर्टल लेक्सी जोन्स एक साथ ब्लड रेड ग्लो में फूट पड़ते हैं। सब ऑन लुकर्स के सामने इमेजेस गायब हो जाती हैं और हर जोन से एक इनॉर्मस ब्लड पिलर आसमान की तरफ शूट होता है। हर पिलर पर ब्लड रेड आयरन चेन्स लिपटे रहे हैं और उनके ऊपर एक ब्लरी बाउंड फिगर चिल्लाता है दर्द में। लोग शॉक में चीख उठते हैं। यह क्या हो रहा है? क्या हो गया लेक्सी जोन के अंदर? क्यों ब्लड स्क्रीन आसमान को पियर्स कर रहा है? 5 ग्रेट सेक्ट्स और 3 ग्रेट क्लैंस के अंदर से एंशंट कल्टीवेटर्स अपने सीक्लूडेड मेडिटेशन से बाहर निकलते हैं, सब कुछ देखने। एक गूंजती आवाज बोलती है, ब्लड इमॉर्टल सैक्रिफाइस। ये तो एंशंट ड्यूम क्लैन का लेजेंडरी ब्लड इमॉर्टल सैक्रिफाइस है। वोल्केनो के अंदर मेंग हाओ आसमान की तरफ घूरता है और गरजता है। वो बेहोश चू युयन को ब्लैक नेट में लपेट के साइड में रखता है। फिर उसका बॉडी एक प्रिज्मेटिक बीम में बदल के ब्लड इमॉर्टल के सैक्रिफिशियल अल्टर की तरफ शूट करता है। ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग शील्ड को हिला रहा है, पर वोल्केनो के अंदर से एक मैसिव रेड ब्लड पिलर और फूट पड़ता है। ये साउदर्न डोमेन का 8वां पिलर बन जाता है। ये अल्टर नॉर्मली कभी ऐसा नहीं करता, पर मेंग हाओ का परफेक्ट फाउंडेशन पिल प्लस ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग ने अल्टर को प्रोवोक कर दिया है। शील्ड पर अटैक करना ब्लड इमॉर्टल को अटैक करने के बराबर है। मेंग हाओ गरजता है, मेरा इंतजार करो, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। तुम बस इंतजार करो, फिर हम दोनों मिलके ली दाओई को मारेंगे। वो एक बिजली की तरह अल्टर के अंदर घुस जाता है बिना किसी हेजिटेशन के। उसी वक्त ब्लड इमॉर्टल लेक्सी जोन के अंदर बादल घूमते हैं, हवा चीखने लगती है। 9th मैट्रिक्स के उस पार एक सूखा हुआ कॉर्प्स क्रॉस लेग्ड बैठा कांपने लगता है। धीरे से अपना सूखा सिर उठाता है, उसकी आंखों में एक पावरफुल ग्लो जलता है। वो खोखली आवाज में फुसर फुसर करता है, फाइनली मैंने बहुत इंतजार किया। 8th मैट्रिक्स में आसमान लाल ग्लो में डूब जाता है। अचानक कैसे कैसे हॉल्स गूंजने लगते हैं, एक्साइटमेंट से भरे हुए। और 7th मैट्रिक्स में सिर्फ एक पुराना टॉम्ब दिखता है। उसके ऊपर लिखा है टूम्ब ऑफ हेवन। टॉम्ब के अंदर एक कॉफिन पड़ा था, और सुनो, वो कॉफिन छोटा मोटा नहीं, पूरे 3000 मीटर लंबा था। कॉफिन के अंदर ढेर सारी हड्डियां बिखरी हुई थीं, और उन हड्डियों के बीच में एक पुराना फटा हुआ झंडा पड़ा था। उस झंडे पर 3 स्ट्रीमर्स, पत्ते जैसी लंबी स्ट्रिप्स लटक रही थीं। हर स्ट्रीमर पर एक नाम लिखा था, लेकिन सालों पुराना होने की वजह से पहले 2 नाम लगभग मिट चुके थे। सिर्फ तीसरा नाम साफ दिख रहा था। वो नाम था जी। ली दाओई वहां टॉम्ब के अंदर खड़ा होता है और वो चारों तरफ देखता है, सरप्राइज में।
तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और आसमान गरजता है। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे घूम रहा हो। उसके पास खड़ा ब्लड ड्रैगन अपना बड़ा सा सर उठाता है और अपने पंजे हवा में हिलाता है जैसे कुछ कैलकुलेट कर रहा हो। फिर अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। ब्लड ड्रैगन चिल्लाता है, जल्दी, झंडे को लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला था, सीधे 9th मैट्रिक्स में चलते हैं। अगर हम लेट हुए तो वो लेगेसी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। ली दाओई गुस्सा होकर बोलता है, क्या हो रहा है ये? ब्लड ड्रैगन बोलता है, वो लेगेसी तो हमेशा किसी ऐसे बंदे का वेट कर रही थी जो हेवेंस को चैलेंज करे, बिल्कुल एंशिएंट डूम क्लैन की तरह, और वो बंदा आ गया है। लेकिन हमारे पास अभी भी चांस है। ब्लड इमॉर्टल मर चुका है और जो भी उसके पास पहले पहुंचेगा उसको लेगेसी मिलेगी। ली दाओई गुस्से में सोचता है, अगर मुझे पता होता कि लेगेसी उसको चूज करेगी तो मैंने उसे पहले ही खत्म कर दिया होता। अगर वो मर जाता तो मैं ही डेस्टिन्ड सक्सेसर बनता। उसकी आंखों में जबरदस्त किलिंग इंटेंट चमक उठता है। ब्लड ड्रैगन गुस्से में बोलता है, पहले उसको मारना इजी था, लेकिन अब वो ब्लड इमॉर्टल के लेगेसी जोन के अंदर है। अब कौन उसको मारने की हिम्मत करेगा? कौन उसको मार सकता है? ब्लड ड्रैगन घूमता है ली दाओई के आसपास और अचानक वो एक्सपैंड होकर 3000 मीटर लंबा हो जाता है। साफ दिख रहा था कि वो तुरंत निकलना चाहता है। दूसरी तरफ सदर्न डोमेन के बाहर एंशिएंट डूम के टेंपल में, जो 3 बड़ी डेंजर जोन्स में से एक है, कुछ अजीब होने लगता है। वो पूरा टेंपल, जो हमेशा एक डेड सी जगह लगता था, अचानक जीवित होने लगता है। टेंपल के अंदर हजारों मिलाकर 10-10 हजार स्टैच्यूज खड़ी रहती थीं। नॉर्मली वो स्टैच्यूज बस चुपचाप खड़ी रहती, चाहे कोई भी अंदर चला जाए। लेकिन अब एकदम से वो सब स्टैच्यूज हिलने लगती हैं। उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो अपने सर उठाकर आसमान की तरफ देखते हैं। फिर पूरा डूम क्लैन एक जबरदस्त हाउल, गर्जना करता है जो चारों तरफ गूंजता है। जैसे ही वो हाउल गूंजता है, वो सब स्टैच्यूज हवा में उठती हैं और टेंपल के आसपास सर्कल में घूमने लगती हैं। बहुत सारे कल्टीवेटर्स जो टेंपल के पास गार्ड कर रहे थे, ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। उनके चेहरे और भी ज्यादा शॉक में तब बदल जाते हैं जब अचानक टेंपल की कई गोस्ट इमेजेस, भूत जैसी छवियां हवा में दिखने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे टेंपल की आत्मा जमीन से बाहर निकल रही हो। वो एक ब्लाइंडिंग बीम ऑफ लाइट में बदल जाता है और वो हजारों स्टैच्यूज को साथ लेकर आसमान की तरफ उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वो पूरा टेंपल एक इनॉर्मस वॉर चैरियट, महाविशाल युद्ध रथ की शेप में बदल जाता है और वो सब स्टैच्यूज बदल जाती हैं हजारों सोल्जर्स और वॉर हॉर्सेस में। एक पूरा क्लैन, अनंत योद्धा और घोड़े। जाने से पहले मेरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, वरना आप बहुत ही जरूरी बात मिस कर जाएंगे। सबसे पहले मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर। अगर आप सभी चाहते हैं कि ऐसे हो और भी एपिसोड आपको रोज देखने मिलते रहे, तो इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, मुझे आपका बस 5 मिनट का टाइम चाहिए। उस टाइम का इस्तेमाल करके हमारे चैनल के अलावा जिन चैनल पर आप डोंगहुआ एक्सप्लेनेशन या चाइनीज नोबेल एक्सप्लेनेशन सुनते हो, जैसे बैटल थ्रू द हेवेंस, रेनेगेड इमॉर्टल, अ विल एटर्नल, स्वॉलोड स्टार और भी बाकी डोंगुआस, तो उनके चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके 5 लोगों को कमेंट करके मेरे चैनल के बारे में बता दो, जिसकी वजह से अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो हमारे चैनल पर विजिट करेगा। और अगर हमारे वीडियो उन लोगों को पसंद आता है तो वे भी हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे मुझे और मेरे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट मिल सकेगा, जिसकी वजह से चैनल पर फ्यूचर में आगे के एपिसोड आते रहेंगे। अगर नहीं तो एपिसोड आना बंद हो सकता है और मुझे यह चैनल मजबूरन बस छोड़ना पड़ेगा।